अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो इलाहाबाद एड्रेस है, जो कि अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मकाम पे दी थी। असल में ये मुस्लिम लीग का सालाना जलसा था, जिसमें अल्लामा इकबाल ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ये जो एड्रेस है इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि इस टाइम सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, क्या मसले का हल होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने जो है उस सिचुएशन को देखा, उसको समझा और उसका जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर उसने बात की। तो उसके मेन पॉइंट्स क्या थे उसको हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इलाहाबाद एड्रेस जो है 1930 में इसमें यही बात की जो इलाहाबाद एड्रेस के नाम से बहुत मशहूर है, जिसमें अल्लामा इकबाल ने पूरी जो सियासी सूरत-ए-हाल है, पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, उसको डिस्कस किया। जो उन्होंने उनके ओपिनियन था, पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो ये चीज़ें थी जो समझे कि अगर हिंदुस्तान में इस बात को समझा जाए और इस हिसाब से अगर इसके ऊपर तवज्जो दी जाए तो हिंदुस्तान का सारा मसला जो है हल हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो नाकाम हो चुकी है। वो क्यों नाकाम हो चुकी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत जो है, वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये वहाँ पे चल सकती है जहाँ पे वन नेशन हो, वन रिलिजन हो, मतलब उसमें सब चीज़ें सेम हो तो डेमोक्रेसी चल सकती है। अब वेस्ट जो है, जो ब्रिटिश है, वो डेमोक्रेसी को लेके आई है। ब्रिटिश में सारे लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, कल्चर एक ही है, रिलीजन एक ही है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी कामयाब है, चल सकती है। जबकि हिंदुस्तान में जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ये हेटेरोजीनियस सोसाइटी है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वाले हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी को लाने का मतलब ये होगा कि जो ग्रुप, जो कम्युनिटी अक्सरियत में है, वो फ़ायदे में रहेगी और बाकी जो ग्रुप्स, जो माइनॉरिटी में, वो सबसे ज़्यादा नुकसान पे रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा डेमोक्रेसी जो है वो यकसानियत की बात करती है, लेकिन वो असल में तादाद की बात करती है। तो तादाद के हिसाब से हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को लाने का मतलब ये है कि हिंदुओं के हवाले हुकूमत करना है, जिसके लिए आप हिंदू एक राज क्रिएट करेंगे जो मुसलमानों के लिए और बाकी मज़हब को जो है, उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी। फिर इसी तरह उन्होंने कहा जो फेडरलिज़्म है, वफ़ाकी निज़ाम जो है, वो भी हिंदुस्तान में नाकाम हो चुकी है। वो क्यों नाकाम हो चुकी है? यहाँ पे जो वो फेडरल की बात करते हैं, असल में वो इस तरह की फेडरल की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रोविंसेस के पास कोई इख्तियार नहीं है। क्योंकि फिर वही बात है, फेडरल, अब मेजॉरिटी की बात होगी, फेडरल सिस्टम होगा तो मेजॉरिटी हिंदूज़ की होगी, सारे पावर सेंटर में हिंदुओं के पास होंगे। तो प्रोविंसेस जो हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ रह रही हैं, तो वो नुकसान में रहेंगी। तो इसमें वो असल में ये कहना चाहते हैं कि जो फेडरल का निज़ाम है वो नाकाम है। उसकी जगह पे जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो दी जाए, ताकि हर सूबा अपने हिसाब से खुद मुख्तार रहे और अपने मसलों को हल कर सके। फिर इसी तरह ये बात कहते हैं कि ब्रिटिश ये ढूँढ रही है, ये कोशिश कर रही है कि इंडिया में कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानियों के लिए काबिल कबूल होगा। तो कहते हैं देखो जहाँ तक मुसलमानों की बात है, वो एक चीज़ चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुज़ारें। इस्लाम के लिए ज़िंदगी गुज़ारने के लिए उनको एक अलग इलाका चाहिए, एक अलग टेरिटरी चाहिए, बाउंड्री चाहिए, जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुज़ार सकें। तो मुसलमानों का मसला ये नहीं होगा कि वो किस तरह का आइन चाहेंगे, क्या चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि उनको ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन मिले, एक जगह मिले, जहाँ पे वो आज़ादी से इस्लाम को फ़ॉलो कर सकें, उसकी प्रैक्टिसेस को फ़ॉलो कर सकें। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जो हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफ़पी और बलूचिस्तान है, उनको ब्रिटिश जो है रिकॉग्नाइज़ करे, उनको तस्लीम करे एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के हिसाब से। इसको तस्लीम करने का असल में क्या मकसद होगा? इसमें ये जब इसको तस्लीम किया जाएगा, तो मुसलमानों को जो है अपने हिसाब से राइट्स मिलेंगे। उनको जो ऊपर उन्होंने बात की कि एक जगह हो जहाँ पे मुसलमान जो है, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो यहाँ पे इस एरिया को रिकॉग्नाइज़ करने से क्या होगा, मुसलमान यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम लाएँगे, जो इस्लाम की बुनियाद पे होगा और यहाँ पे इस्लाम को प्रैक्टिस कर सकेंगे। फिर लास्ट में वो कहते हैं ये जो आप मुस्लिम ब्लॉक बनाएँगे, पंजाब, एनडब्ल्यूएफ़पी जो कि आजकल करंट पाकिस्तान है, तो इसका फ़ायदा इंडिया को भी होगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी इन्वेज़न हो रही है वो सारी यहीं से होती थी, सिंध, एनडब्ल्यूएफ़पी, बलूचिस्तान यहाँ से। तो ये जब अलग एक एरिया होगा, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, वो हिंदुस्तान के लिए डिफेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे आउटसाइडर जब भी आएँगे तो पहला मुकाबला जो है उन्होंने मुसलमानों को करना होगा। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जितनी इन्वेजन्स हुए मोस्टली ब्रिटिश से पहले वो सारे मुसलमान ही करते रहे।
तो जब मुसलमानों का एक एरिया होगा, मुसलमान आपस में भाई है, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, तो भाई-भाई के ऊपर हमला नहीं करेगा और इस हिसाब से हिंदुस्तान भी महफूज़ रहेगा। तो ये इस टाइम इलाहाबाद एड्रेस जो क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है? उसकी वजह ये है क्योंकि इस टाइम आप देखें सारे लोग बैठ के लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बने, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम अल्लामा इकबाल जो है वो एक ऐसी बात कर रहे हैं जो उस टाइम कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन बाद में यही बात जाके मुस्लिम लीग भी इसकी बात करती है और ब्रिटिश भी इसको मानती है और लास्ट में यही जो उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया होना चाहिए, तो वो जो है बाद में रिकॉग्नाइज़ होती है, बनती है और पाकिस्तान की शक्ल में हमें नज़र आती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 1930 में अल्लामा इकबाल वो चीज़ देख रहे हैं जो उस टाइम बाकी लोग नहीं देख सकते थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो कितनी मतलब सियासत में उनको एक नॉलेज हासिल था, उनकी शऊर कितनी ज़्यादा थी और किस तरह उन मसलों को समझते थे। तो ये जो है मतलब आज का हमारा ब्रीफली इलाहाबाद एड्रेस था, जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।